एक महिला जो बार बार अपने पति से कुंभ मेले में स्नान करने की जिद करती है और फिर एक दिन वो अपने पति के साथ में जब कुंभ मेले में स्नान करने के लिए पहुंचती है तो अचानक वो कुंभ मेले से गायब हो जाता है। फिर उसका पति और जब उसके बच्चे उसको ढूंढते हैं तो जिस हालत में मिलती है उस हालत में देख करके सारे लोगों के पैरों के नीचे की जमीन खिसक जाती है। दरअसल दोस्तों, व्यक्ति एक दिन कुंभ मेले से अपने बेटे के पास में फोन करता है। उसका जो बेटा होता है फोन को उठाता है और हलो हलो की आवाज कर रहा होता है। तभी जो वो व्यक्ति होता है वो अपने बेटे से कुछ बोल नहीं पाता है। अब वो जो उसका बेटा होता है वो परेशान होने लगता है और उसके बाद में जब वो बहुत अपने पिता से कहता है कि आखिरकार पिताजी बात क्या है, तब जो व्यक्ति होता है वो रोने लगता है। अब यह सुनकर के जो उसका बेटा होता है वो परेशान होने लगता है और वो व्यक्ति केवल रोता जाता है, बल्कि कुछ कह ही नहीं पाता है। कुछ देर के बाद वो अपने बेटे से कहता है कि बेटा, तुम्हारी जो माँ है मेले में कहीं से कहीं गुम हो गई है। हम लगभग उसे 15 घंटे से ढूंढ रहे हैं पर उसका कहीं पता ही नहीं लग रहा है। तब वो जो बेटा होता है वो अपने पिता को समझाता है। वो कहता है कि पिताजी, आप बिल्कुल परेशान मत हो। आप वहीं जो आसपास पुलिस वाले हैं या फिर जो खोया पाया केंद्र है उन लोगों के पास में जाइए और जो आसपास लोग हैं उन लोगों से पूछिए कि आखिरकार माँ जी कहाँ हैं। अब वो व्यक्ति को थोड़ी सी तसल्ली होती है और उसके बाद में वो पुलिस वालों के पास में जाता है, लोगों से पूछता है, जानकारी करता है। पर बेटा होता है वो बेटा अपने छोटे भाई से कहता है कि मेले से पिताजी का फोन आया था, माँ जी कहीं खो गई हैं, पिताजी बहुत परेशान हैं, अब हम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद में वो अपने मामा को फोन करता है और फिर अपने मामा के साथ में वो लोग प्रयागराज जाते हैं और प्रयागराज में पहुंचने के बाद में फिर वो अपने चारों लोग मिल करके अपनी माँ को खोजने की तलाश करते हैं। उनकी माँ उन्हें मिलती तो है पर जिस हालत में मिलती है उस हालत में देख करके कभी उन लोगों ने इस बारे में कल्पना ही नहीं की थी। तो आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं सागर पटेल। दोस्तों, कहानी शुरू करें उससे पहले आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, इस सच्ची घटना की शुरुआत होती है दिल्ली से। दिल्ली शहर का एक इलाका पड़ता है त्रिलोकीपुर और उसी त्रिलोकीपुर इलाके में अशोक कुमार, जिनकी उम्र लगभग 38 साल होती है, अपनी पत्नी मीनाक्षी के साथ में रहा करते हैं। मीनाक्षी की उम्र लगभग 35 वर्ष के आसपास होती है। मीनाक्षी जो होती है वो अपने पति अशोक कुमार से कई दिनों से यह कह रही होती है कि उसे भी कुंभ में स्नान करना है, उसे कुंभ मेला जाना है। तब एक दिन जो अशोक कुमार होते हैं वो अपनी पत्नी से कहते हैं कि चलिए ठीक है, अगर आपकी यह जिद है तो हम आपको कुंभ में स्नान जरूर करवाएंगे। और उसके बाद में जो अशोक कुमार होते हैं वो दिल्ली की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पद पर कार्यरत होते हैं, सफाई का काम किया करते हैं। अब वो वहां से छुट्टी लेते हैं और उसके बाद में 17 फरवरी को वो अपनी पत्नी को अपने साथ में लेकर के दिल्ली से प्रयागराज कुंभ मेले के लिए निकल पड़ते हैं। पर जैसे ही वो पहुंचते हैं 18 तारीख को दिन भर वो लोग स्नान करते हैं, अपना काम करते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं। उसी समय जो एक रेला आता है, उस रेले में जो उनकी पत्नी मीनाक्षी होती है उसका हाथ छूट जाता है और वो कहीं गुम हो जाती है। वो अपनी पत्नी को आवाज देते हैं, अपनी पत्नी को बहुत तलाश करने की कोशिश करते हैं पर उनकी पत्नी का कहीं अता पता नहीं लगता है, कहीं कोई पता नहीं लगता है। तब वो कुंभ मेले से अपने बड़े बेटे जिसका नाम अश्वनी होता है, अश्वनी के पास में फोन करते हैं और फोन करने के बाद में वो रोने लगते हैं। अब जो उनका बेटा होता है वो कुछ समझ ही नहीं पाता है कि आखिरकार पिताजी के साथ में हुआ क्या है। तभी वो अपने पिता को ढाढ़स बंधाता है और कहता है कि पिताजी, आखिरकार दिक्कत क्या है, समस्या क्या है, आप जो भी बात है उसे आप हमें बताइए। तब वो कहते हैं कि बेटा, जो तुम्हारी माँ है वो कहीं इस मेले में अचानक से खो गई है। एक भीड़ का ऐसा रेला आया जिसमें उनका हाथ मेरे हाथों से छूट गया। हम लगभग 15 घंटे से उनको ढूंढ रहे हैं पर उनका कोई अता पता नहीं लग रहा है। बेटा भी ये सुन करके परेशान होता है पर वो जानता था कि अगर हम परेशान हो जाएंगे तो फिर हमारे पिता तो और ही ज्यादा परेशान हो जाएंगे। इसलिए वो अपने पिता को सांत्वना देता है और कहता है कि पिताजी, आप परेशान ना हो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, बिल्कुल पहले जैसा हो जाएगा। आप एक काम करिए कि जो वहां पर पुलिस वाले हैं उन लोगों के पास में जाकर के इस चीज की जानकारी करिए।
जो वहां पर खोया पाया केंद्र हैं उन लोगों के पास में जाइए और उनसे बताइए, आसपास जो लोग हैं उन लोगों से मिलिए और मिलने के बाद में उन लोगों को ये जानकारी दीजिए, उनसे पूछिए कि आखिरकार जो मां है वो कहां पर। अब अपने बेटे की इस बात को सुनकर के अशोक कुमार को थोड़ा सा तसल्ली होती है और उसके बाद में वो अपनी पत्नी को इसी तरीके से तलाश करने लगते हैं। तभी इधर जो अश्वनी होता है, जो उनका बेटा अश्वनी होता है, वो अपने छोटे भाई आदर्श से बातचीत करता है और वो आदर्श को बताता है कि मेले से पिताजी का फोन आया था और माँ जी शायद मेले में कहीं गुम हो गई हैं, पिताजी बहुत ज्यादा परेशान है, अब हम लोगों को ही कुछ करना पड़ेगा। और उसके बाद में वो दोनों मिल करके अपने मामा को फोन करते हैं। मामा मतलब प्रवेश, जिसका नाम प्रवेश होता है, प्रवेश को फोन करते हैं और फोन करके बताते हैं कि माताजी और पिताजी जो कुंभ मेले में स्नान करने के लिए गए थे, वहां पर पिताजी से माँ जी बिछड़ गई हैं, वो खो गई हैं, पिताजी बहुत ज्यादा परेशान हैं, हम लोगों को चल करके शायद पिताजी की मदद करनी पड़ेगी और माँ की तलाश करनी पड़ेगी। आदर्श और उनका मामा प्रवेश वो तीनों 18 फरवरी की शाम को ही प्रयागराज के लिए निकल पड़ते हैं। वो जैसे ही प्रयागराज जंक्शन पर उतरते हैं, उतरने के बाद में उन तीनों के हाथ में एक एक तख्ती होती है, तख्ती पर मां का फोटो लगा होता है और उसके बाद में वो तीनों वे जितने लोग वहां पर मिलते हैं सभी लोगों को फोटो दिखा दिखा करके तलाश करते हैं, पूछते हैं कि आखिरकार आपने इस महिला को कहीं पर देखा है। पर जितने भी लोग होते हैं सारे लोग यही एक ही जवाब होता है कि हमने कहीं नहीं देखा है। अब ये तीनों आपस में एक दूसरे से जुड़े भी रहते हैं, इनको डर भी होता है क्योंकि जो भाई होता है, छोटा होता है, उन्हें डर रहता है कि कहीं भाई छूट न जाए, कहीं भाई भी गुम ना हो जाए। और इस प्रकार से ये तीनों दिन भर कभी इस थाने, कभी उस चौकी, कभी उस चौकी, इस तरीके से पूरा दिन परेशान होते हैं। पर इनकी जो मां होती है, इनका कहीं पर भी पता नहीं लगता है। अब उसके बाद में ये लोग पहुंच जाते हैं थाना इलाहाबाद, प्रयागराज का एक थाना पड़ता है दारागंज, और ये लोग दारागंज थाने में पहुंच जाते हैं। दारागंज थाने में पहुंचने के बाद में वहां पर जो पुलिस वाले होते हैं उनको फोटो दिखाते हैं और फोटो दिखाने के बाद में उनसे पूछते हैं कि साहब ये मेरी मां है जो पिताजी के साथ में कुंभ में स्नान करने के लिए आई थी, ये कहीं पर बिछड़ गई है, इनका कुछ पता नहीं चल रहा है। तभी वहां पर जो एक पुलिस वाला होता है, वो पुलिस वाला उनसे कहता है कि आप लोगों को झूसी थाना जाना चाहिए। कल झूसी थाने में एक महिला मिली है, शायद हो सकता है कि वो आपकी मां हो। अब इन लोगों को तो बस थोड़े से क्लू की जरूरत थी, थोड़े से जानने की जरूरत थी, कोई बता दे आखिरकार कि कोई कहीं पर मिला है। ये तीनों वहां से तुरंत झूसी थाना पहुंच जाते हैं। अब जैसे ही ये लोग झूसी थाना पहुंचते हैं, जिस समय लोग झूसी थाना पहुंचते हैं वहां पर SHO साहब मौजूद नहीं होते। अब ये लोग तीनों बैठ करके SHO साहब का इंतजार करने लगते हैं। अब जैसे ही SHO साहब आते हैं, जिनका नाम उपेंद्र प्रताप सिंह होता है, और उसके बाद में ये लोग साहब से मिलते हैं। मिलने के बाद में फोटो दिखाते हैं और साहब से कहते हैं कि साहब ये मेरी मां है, पिताजी के साथ में कुंभ में स्नान करने के लिए आई थी पर अचानक से गायब हो गई। जैसे ही ये अपनी बात SHO साहब से कहते हैं, अब SHO साहब इन लोगों को एक कहानी सुनाने लगते हैं, एक बात बताने लगते हैं। दरअसल दोस्तों SHO साहब कहते हैं, आप बताते हैं कि केवट बस्ती में एक लॉज है और उस लॉज में एक किराएदार जिसका नाम मोहन होता है, मोहन रहता है। वो सुबह लगभग 6:30 बजे के आसपास में जब बाथरूम में जा रहा होता है, उसे बाथरूम जाना होता है, और जब वो बाथरूम जा रहा होता है तो देखता है कि बाथरूम के अंदर एक 35 वर्ष की महिला जो पूरी तरह से खून से लथपथ होती है, पड़ी होती है। और उसके बाद में वो जब आवाज देता है तो उस जगह, उस लॉज पे 3 लोग रहा करते हैं, 2 लोग ये और एक पुलिस वाला। तीनों मौके पर भाग करके पहुंचते हैं। पहुंचने के बाद में जब वो देखते हैं कि वो उस महिला की जो डेड बॉडी पड़ी हुई होती है, वहां पर कोई नहीं होता है, तभी ये बात झूसी थाना को सूचना करते हैं और उसके बाद में पुलिस जाती है। पुलिस उस महिला को देखने के बाद में बहुत ये जानने की कोशिश करती है कि आखिरकार ये महिला कौन है, कहां से आई है, इसके साथ में कौन था, आखिरकार किसने इनका कत्ल किया है। पर पुलिस को कोई जानकारी नहीं मिलती है। अक्सर ये होता है कि 72 घंटे तक जो लवारिस लाशें होती है उनको पुलिस अपने साथ में रखती है और 72 घंटे के बाद में फिर वो अपने तरीके से उनका अंतिम संस्कार कर देती है।
पर अब यहां पर अभी के 72 घंटे नहीं हुए थे, इसलिए अभी वो जो लाश होती है वो पोस्टमार्टम हाउस में रखी होती है। अब उसके बाद में जैसे ही ये बात एसएचओ साहब उन लोगों को बताते हैं, वो तीनों लोग पोस्टमार्टम हाउस पहुंचते हैं और पोस्टमार्टम हाउस पहुंचने के बाद में वो लोग जैसे ही उस महिला की साड़ी को देखते हैं, साड़ी को देख करके ही वो लोगों के आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो लोग रोने लगते हैं, चीखने लगते हैं। दरअसल दोस्तों, उनके जो बेटे होते हैं वो कहते हैं कि ये तो मेरी माँ ही है, क्योंकि ये जो साड़ी होती है वो अक्सर कभी कभी जब वो कहीं फंक्शन वगैरह में जाती थी, घर से बाहर जाती थी, तो साड़ी अक्सर पहनती थी। उसके बाद में जब वो देखते हैं तो उनकी माँ ही होती है। अब ये देख करके वो तीनों लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार माँ की हत्या किसने की है, माँ को मारा कौन है, ऐसा क्यों किया है। और ये सोच करके पुलिस भी परेशान होती है कि आखिरकार एक महिला जो अपने घर से कुंभ में स्नान करने के लिए आती है, उसकी हत्या क्यों की है, किसी ने उसकी हत्या क्यों की है। तभी जो पुलिस होती है वो पुलिस सीसीटीवी कैमरे की, जो वहां पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, उस सीसीटीवी कैमरे का जो क्लिप होता है वो क्लिप पुलिस उन तीनों लोगों को दिखाती है। अब जैसे वो क्लिप वो लोग देखते हैं तो जो उनके बेटे होते हैं वो कहते हैं कि ये तो हमारे पापा हैं। अब पुलिस ये सोचने लगती है कि आखिरकार उस महिला का पति ही उस महिला के साथ में ऐसा क्यों कर सकता है। अब पुलिस इस केस की छानबीन करती है और गहराई में जाने की कोशिश करती है, सत्यता जानने की कोशिश करती है। तब जो पुलिस होती है, पुलिस उस लॉज में जाती है और लॉज में जाने के बाद में वो पूछती है कि आखिरकार ये जो लोग यहां पर ठहरे हुए थे, इनका निवास क्या है, ये लोग कहां के रहने वाले हैं, इनकी कोई आईडी जो आपने जमा करवाई हो। तब जो लॉज का मैनेजर होता है, मालिक होता है, वो बताता है कि साहब दरअसल वो लोग ये कहते हैं कि हम रात में 12 बजे आते हैं और उसके बाद में कहते हैं कि साहब बस घंटे 2 घंटे की बात है, घंटे 2 घंटे हम लोगों को रुकना है और उसके बाद में सुबह चले जाना है। अब साहब उतने समय के लिए हमें क्या आईडी देना है। और इस वजह से जो लॉज का होता है वो उनको बिना आईडी के ही रख लेता है। अब पुलिस का शक और ज्यादा गहरा हो जाता है। उसके बाद में जो पुलिस होती है, पुलिस उसके अशोक को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद में जब अशोक से पूछताछ करती है तो अशोक तो जैसा पहले हर क्रिमिनल करता है वैसा अशोक भी करता है। वो कहता है कि साहब आखिरकार मैं ही अपनी पत्नी का खून क्यों करूंगा, क्योंकि उससे पहले जब वो मेले में पहुंचता है, कुंभ में पहुंचता है, तो कुंभ में अपनी पत्नी के साथ में एक वीडियो बनाता है, फोटो बनाता है और उन फोटो को भी सोशल मीडिया साइट पर अपलोड करता है और शायद वो ये दिखाने के लिए कि वो दोनों एक साथ में कितना खुश है। पुलिस अब अशोक के साथ सख्ती से पेश आती है और जब पुलिस अशोक के साथ में सख्ती से पेश आती है तो अशोक अपना जुर्म कबूल कर लेता है और जो सच होता है वो सच वो पुलिस को बता देता है। पर जैसे ही वो पुलिस उस सच को सुनती है, जो उसके बेटे होते हैं, जो उसका साला होता है, जब उन लोगों को इस बात की जानकारी होती है तो उन लोगों को भी यकीन नहीं होता है कि आखिरकार पिताजी ऐसा मां के साथ में क्यों कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, अशोक जो होता है वो कहता है कि उसका दिल्ली में ही रहने वाली एक महिला से प्रेम प्रसंग हो जाता है और वो उस महिला के साथ में मिलता जुलता रहता है, उसके साथ में उसके संबंध हो जाते हैं। अब इस बात की जानकारी जो उसकी पत्नी मीनाक्षी होती है, मीनाक्षी को हो जाती है। तभी जो मीनाक्षी होती है वो अपने पति अशोक से इस चीज का विरोध करती है। अब उन दोनों में इस बात को लेकर के अक्सर झगड़े होने लगते हैं। मीनाक्षी अपने पति अशोक को बहुत समझाने की कोशिश करती है, पर अशोक जो होता है वो उस महिला के प्यार में इस कदर पागल हो चुका होता है, उसका इस कदर दीवाना हो चुका होता है कि उसे अपनी पत्नी मीनाक्षी की बात समझ में ही नहीं आती। और फिर उसके दिमाग में एक ख्याल आता है कि उसको अपनी पत्नी को रास्ते से हटा देना चाहिए, तभी वो शायद उस महिला के साथ में खुशी खुशी रह सकता है। इधर जो उसकी पत्नी मीनाक्षी कई दिनों से वो अशोक से गंगा स्नान कुंभ मेले में जाने की जिद करती है, तभी वो एक दिन 17 फरवरी के दिन अपनी पत्नी को अपने साथ में लिवा करके कुंभ मेले में जाता है और फिर वो वहां पर एक लॉज में एक कमरा लेता है और कमरा लेने के बाद में वो उसी लॉज के अंदर जो बाथरूम होता है उस बाथरूम में अपनी पत्नी का कत्ल करके वहां से निकल आता है। पुलिस जैसे ही इस बात को सुनती है, अशोक की बात को सुनती है, पुलिस को विश्वास ही नहीं होता है, भरोसा ही नहीं होता है।
दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है, आप लोगों को सतर्क करना है, सचेत करना है। इस कहानी से हमें लोगों को एक सीख लेनी चाहिए, एक सबक लेना चाहिए। एक अशोक, जिसकी उम्र लगभग 38 साल के आसपास होती है, जिसके 3 बच्चे होते हैं, वो एक महिला के प्यार में पड़ करके अपनी ही पत्नी का कत्ल कर देता है। पत्नी के साथ में ऐसा नहीं करता तो वो उस महिला के साथ में भी मिलता रहता और उसकी पत्नी की भी जो जिंदगी होती है वो चलती रहती। इधर जो उसकी पत्नी होती है उसकी मौत हो जाती है, और उधर जो अशोक होता है शायद वो जीवन में कभी भी उस महिला से मिल नहीं सकेगा, क्योंकि पुलिस जो होती है उसको गिरफ्तार करती है और उसके बाद में उसे जेल भेज देती है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेते हैं। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में, किसी एक नई सच्ची घटना के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।